जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 10 का जो नाम है वो है ब्रीथ। अगर क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में भी ब्रीथ है, तो वहाँ जो है ब्रीथ के बारे में इंट्रोडक्शन है, यानी कि ब्रीथ क्या है, ब्रीथ की त्रिज्या क्या है, ब्रीथ का व्यास क्या है, परिधि या अन्य कोई जीवा सब होते हैं तो वो सब क्या है, वो सब के सब आपको 9वां में है। 10वां में है जो उससे आगे है, अर्थात ब्रीथ का डेफिनेशन यहाँ नहीं है, ब्रीथ की त्रिज्या यहाँ नहीं है, ब्रीथ का जीवा यहाँ नहीं मिलेगा, व्यास नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा क्या चीज़, ब्रीथ के लिए स्पर्श रेखा मिलेगा। तो खास करके अगर 10वां की बात करें तो 10वां में ब्रीथ के स्पर्श रेखा की बात होगा, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो रिलेशन होता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, वो देखेंगे। तो 10वां में खास करके यही है। लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं फटाफट कि ब्रीथ क्या है, ब्रीथ की त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, चाप क्या है, ये सब एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 10 इसमें जो हम लोग पढ़ना है ब्रीथ, तो देख लेते हैं ब्रीथ क्या है। तो चलिए, ब्रीथ जो है आपका अगर बात किया जाए ब्रीथ का, तो इसका ढेर सारा उदाहरण 9वां में दिया गया था। जैसे मान लो साइकिल का चक्का हो गया, गाड़ी का चक्का हो गया, ये कोई भी गोल आकृति है जो उसको हम लोग ब्रीथ कहते हैं। तो ब्रीथ का परिभाषा कैसे निकलता है, जैसे मान लेते ये एक बिंदु है, तो इसको हम चाहे तो निश्चित बिंदु कह सकते हैं। अब इस निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर, मान लेते यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो किसी निश्चित बिंदु से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर जितना भी बिंदु होगा सबको आपस में अगर मिला देंगे तो ब्रीथ कहलाएगा। तो कैसे, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जितना बिंदु होगा, यहाँ से इस बिंदु से चारों तरफ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जो भी बिंदु होगा, अगर उस सब को हम आपस में मिला दे, इस तरह से आपस में जो भी बिंदु है सब 1 सेंटीमीटर के दूरी पर, अगर उस सब को आपस में मिला दे तो वो ब्रीथ कहलाएगा। अब मान लेते ये सब देखिए बिंदु है, अगर इसी सब को आपस में मिला दे, इस तरह से मिला दे, तो ये किसका परिभाषा निकल जाएगा, तो ब्रीथ का परिभाषा निकल जाएगा। तो ब्रीथ का परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर के सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है उसे हम ब्रीथ कहेंगे। तो चाहे तो लैंग्वेज लिख सकता है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर के सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनता है उसे ही ब्रीथ कहा जाता है। ये इस तरह से आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको रटना नहीं है, कोई भी निश्चित बिंदु है वहाँ से एक निश्चित दूरी ले लीजिए और निश्चित दूरी पर के सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, वो वही आकृति जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, ब्रीथ कहेंगे। अब ये जो निश्चित बिंदु है, ये इस निश्चित बिंदु को जो है हम ब्रीथ का केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्र। ये जो आपका निश्चित बिंदु हो गया, इसको हम कहेंगे केंद्र, ब्रीथ का केंद्र कहेंगे। उसके बाद जो है ये जो सब बिंदु को आपस में मिलाए, ये जितना भी है, इस सब को हम क्या कहेंगे, इसी को ब्रीथ कहते हैं वास्तव में, या फिर ब्रीथ की परिधि कह सकते हैं। इसको हम कहेंगे ब्रीथ की परिधि।
या फिर परिमाप भी बहुत जगह लिखा रहता है, तो एक ही चीज़ है। तो वृत्त की परिधि इसी को कहा जाता है, या वास्तव में वृत्त कहा जाए तो यही वृत्त होता है। तो ये निश्चित बिंदु जो है वो आपका हो गया वृत्त का केंद्र, और ये जो निश्चित दूरी लिए, तो निश्चित दूरी जो है वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो ये जो निश्चित दूरी देख रहे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर फिलहाल लिए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। अब जो है वृत्त की त्रिज्या का परिभाषा क्या होगा, तो बोल देते हैं। देखिए वृत्त का जो त्रिज्या है क्या कहेंगे, वृत्त के केंद्र और वृत्त के, क्योंकि ये इसी को बोले वास्तव में वृत्त कहा जाता है, तो वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, उससे जो रेखाखंड बनता है उसको हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है इसी को हम लोग कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। इसके बाद जो है वृत्त का आपका व्यास आएगा। तो सबको बारी बारी से अलग अलग फिगर में देख लेते हैं। तो वृत्त क्या है हम लोग देख चुके हैं कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर के सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनता है उसी को हम लोग कहे वृत्त। तो अब जो है वृत्त की त्रिज्या क्या है वो भी हम लोग देख लिए कि जो निश्चित बिंदु था उसको हम वृत्त का केंद्र कहे, और वृत्त के केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको हम त्रिज्या कहे। अब देख लेते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, ये मान लेते हैं आपका वृत्त है। अब इसका व्यास क्या होता है, व्यास से पहले हम देख लेते हैं जीवा। जीवा क्या होता है, ये आपका हो गया वृत्त का केंद्र। जीवा होता है वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिला देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। जैसे ये वृत्त है, बोले यही वृत्त होता है, तो मान लेते एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, कहीं भी आप लिख सकते हैं। इस वृत्त पर दो बिंदु को मिला देंगे आपस में। मान लो अगर ये ए बी को आपस में मिला देंगे ये, तो यही कौन चीज कहलाएगा, जीवा। अब इसका डिफिनेशन कैसा आएगा, डिफिनेशन आएगा कि वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, भी जीवा कहते हैं वृत्त की। तो ये हो गया आपका जीवा का परिभाषा। तो अब जीवा का परिभाषा हो गया। अब जीवा के बाद देख लेते हैं व्यास का। तो व्यास क्या होता है, व्यास की बात करते हैं तो ये मान लो केंद्र हो गया आपका। अब समझना है व्यास का डेफिनेशन कैसे निकलेगा। तो कोई भी दो बिंदु को मिला दो तो वो आपका जीवा कहलाता है। मान लो ये जीवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, किसी भी दो बिंदु को मिलाते जा रहे हैं, इस तरह से मिला रहे हैं, लेकिन एक जीवा जरूर ऐसा होगा जो वृत्त के केंद्र से ही होके जाएगा। एक जीवा जरूर ऐसा होगा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो हो गया इसका डेफिनेशन। तो कहेंगे वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। यानी कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो उसको हम वृत्त का व्यास कहेंगे। इस तरह से भी इसका परिभाषा बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो व्यास जो होता है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है। सोचो ना, अभी हम बनाए ढेर सारा जीवा खींचे, ये ढेर सारा जीवा खींचे, लेकिन इस सब में ये जो केंद्र से होकर जाएगा वो सबसे लंबा होगा। इसके बाद जब ऊपर खींचेंगे तो ये फिर घटते जाएगा, ये घटते जाएगा। तो सबसे लंबा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा वही होगा। तो इसका डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त के व्यास को किससे सूचित करते हैं, छोटी डी से, चूँकि डायमीटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। छोटी डी से भी कर सकते हैं, कुछ जगह आपको बड़ी डी भी मिल जाएगा, बस ध्यान रखना है कि इसको डी से सूचित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, क्योंकि रेडियस होता है। तो छोटी आर या फिर यहाँ भी बड़ी आर से भी सूचित कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करने में जैसा होगा वैसा करेंगे। तो ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया वृत्त की जीवा, और ये जो है सबसे लंबी जो है ये वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के व्यास के बाद क्या समझना है आपको, तो देखिए
तो वृत्त के व्यास के बाद जो है आ जाता है आपका चाप। चाप क्या होता है, तो वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा ही कह सकते हैं, जो कि ये देखिए वृत्त हुआ आपका, ये वृत्त हुआ। और वृत्त का कोई भी छोटा सा भाग ले लो, छोटा या बड़ा ले सकते थे। ये जो देख रहा है यही कहलाता है कौन सी, चाप कहलाता है। ये आपका चाप हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं वृत्त का एक टुकड़ा हो गया, यानी वृत्त बोले ओरिजिनल में यही होता है, ये जो बिंदु मिला है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो टुकड़ा है यही कौन सी कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ये आपका चाप कहलाएगा। चाप दो प्रकार का होता है। चाप को जनरली किससे सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं चाप को। और चाप होता है दो प्रकार का, एक होता है लघु चाप, एक होता है दीर्घ चाप। अगर ये चाप आधा वृत्त से कम हो, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे तो ये आधा वृत्त होगा, और आधा वृत्त से ये अभी देखिए कम है, तो आधा वृत्त से अगर कम है तो इसको कहेंगे लघु चाप। जो आधा से कम हो उसको कहेंगे लघु चाप। लेकिन जो आधा से ज़्यादा हो, ये देखिए अगर इधर वाला हिस्सा ले तो ये आधा से ज़्यादा है, तो आधा से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप। तो जो आधा से कम हो उसको कहेंगे लघु चाप, जो आधा से अधिक हो उसको कहेंगे दीर्घ चाप। तो ये तो हो गया चाप। उसके बाद फिर आपका आएगा तिर्जिया खंड। तिर्जिया खंड क्या होता है, तो ये सब का प्रयोग हम अध्याय 12 में देखे हैं क्षेत्रफल निकालने में। तिर्जिया खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और ये सब के सब बोले नम्मा में ही है, यहाँ इसका डेफिनेशन नहीं है, यहाँ खास करके स्पर्श रेखा को देखना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन फटाफट देख रहे हैं। तो वृत्त का तिर्जिया खंड क्या है, तो तिर्जिया खंड की बात करते हैं तो ये जैसे हो गया आपका केंद्र, और ये मान लो एक हम वृत्त के किसी बिंदु को मिला दिए तो ये हो जाएगा आपका तिर्जिया। एक और तिर्जिया को ले लेते हैं, ये भी दूसरा तिर्जिया हो गया। अब सोचो ये जो एरिया देख रहा है इसी एरिया को हम लोग कहेंगे तिर्जिया खंड। मतलब ये हुआ कि दो तिर्जिया और उसके संगत चाप, अभी चाप क्या है बता चुके हैं, तो चाप ये वाला हुआ। तो दो तिर्जिया और संगत चाप से घेरे क्षेत्र को हम लोग तिर्जिया खंड कहेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वृत्त के दो तिर्जियाओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को तिर्जिया खंड कहते हैं। अब यहाँ जो है तिर्जिया खंड भी दो प्रकार का हो गया। मान लेते ये एंगल थीटा बना रहा है। अब ये जो भाग देख रहा है ये आधा से छोटा है, तो आधा से कम है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे लघु तिर्जिया खंड। ये आधा से जो कम है इसको हम कहेंगे लघु तिर्जिया खंड कहेंगे। लेकिन यही जब आधा से ज़्यादा हो जाएगा, सोचो इस तरह से ये बाहर वाला जो देख रहा है, ये बाहर वाला जो एरिया देख रहे हैं जो कि आधा से ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम कह देंगे दीर्घ तिर्जिया खंड इसको कह देंगे। तो ये हो गया आपका तिर्जिया खंड कि दो तिर्जियाओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को तिर्जिया खंड कहा जाता है। ये इसका परिभाषा हो गया। तिर्जिया खंड दो प्रकार का, आधा से कम दिखाई दे रहा है तो वो हो गया आपका लघु तिर्जिया खंड, आधा से ज़्यादा हो तो वो आपका हो गया दीर्घ तिर्जिया खंड। अब रहा बात फिगर बना है तो समझ लेंगे, लेकिन बिना फिगर का कैसे समझेंगे। तो सोचो ये एंगल जो आधा अगर बनेगा तो ये तिर्जिया बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और सीधा होने का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल 180 डिग्री से कम हो तो उसको मान लेंगे हम ये लघु तिर्जिया खंड है। अगर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो आपका कहलाएगा दीर्घ तिर्जिया खंड। तो तिर्जिया खंड भी हो गया। अब एक होता है वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या होता है, सब अध्याय 12 में जो है इसका यूज किया गया है। अब वृत्त खंड क्या होता है, देखिए वृत्त खंड की बात करें तो ये आपका वृत्त हुआ और ये केंद्र हुआ। तो जैसा कि नाम हम बोल रहे हैं वृत्त खंड, मतलब खंड अर्थात टुकड़ा। किसका टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। तो ये वृत्त है, इसका टुकड़ा। तो मान लो ऐसे करके हम इसको तोड़ के निकाल लिए तो ये आपका वृत्त खंड हो गया। ये वृत्त पूरे हैं, यहाँ से तोड़े
इसको निकाल लिए, तो ये वृत्त का क्या हो गया, खंड हो गया, अर्थात उसका एक भाग हो गया। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त खंड। तो इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो हम कहेंगे वृत्त के किसी भी भाग को, यानी टुकड़ा को एक तरह से कह सकते हैं, तो वृत्त के किसी भी भाग को जो है वृत्त खंड कहलाएगा। अब वृत्त खंड भी दो प्रकार का, अगर मान लो ये आधा से कम है, आधा से कम है तो इसको हम कहेंगे लघु वृत्त खंड, अगर ये आधा से ज़्यादा है तो इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। अभी फिलहाल बनाए तो ये जो नीचे वाला जो एरिया देख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला देखो आधा से कम है, तो इसको हम कहेंगे लघु वृत्त खंड कहेंगे, जबकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहा है इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। तो इस तरह से वृत्त खंड भी हो गया। तो स्पर्श रेखा यहाँ जो 10वां में खास करके देखना है वो हमको स्पर्श रेखा ही देखना है। अब यह स्पर्श रेखा क्या होता है तो देखते हैं। अब ये सब का सूत्र जो है, ये सब सूत्र का यहाँ अध्याय 10 में यूज नहीं है, तिर्या खंड का सूत्र या फिर मान लो वृत्त खंड का सूत्र, तो यहाँ अध्याय 10 में नहीं है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, ये अध्याय 12 में है। तो यहाँ बस उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए इंट्रोडक्शन के तौर पर। अब जो है हम यहाँ जो अध्याय 10 में पढ़ना है वो पढ़ना स्पर्श रेखा खास करके। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, देखो स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो क्या होगा, तो वृत्त, ये जैसा आपका वृत्त हुआ, ठीक है, और इसका ये हो गया आपका केंद्र, और ये हो गया इसका परिधि। नाम से क्या पता चल रहा है, स्पर्श मतलब किसी को स्पर्श करना है, छूना है। तो वैसा रेखा होगा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, टच करे, तो उसको कहेंगे हम स्पर्श रेखा। जैसे इसी में बात करें, अगर इसको बनाए तो मान लेते हैं यहाँ से हम एक रेखा खींचना चाहते हैं, और ये रेखा इस तरह से जाएगा, इस तरह से वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करते हुए निकल जाएगा, ये किसी एक बिंदु को टच करते हुए निकल गया, तो इसी को हम लोग कह देंगे स्पर्श रेखा। लेकिन सवाल ये रहा कि अगर ये रेखा खींचे, मान लेते वृत्त के किसी दो बिंदु को काटते हुए निकल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ केवल एक बिंदु को टच किया तो यह स्पर्श रेखा होगा। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा ऊपर से गुजारे इस तरह से ये, तो क्या इसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे, तो इसको स्पर्श रेखा बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए निकला, अर्थात कहा जाए तो वृत्त को छेद करते हुए निकला है, और ये वृत्त को स्पर्श करते हुए निकला, टच करते हुए निकला है, तो इसलिए इसको स्पर्श रेखा के, और ये छेद करते हुए निकल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है छेदक रेखा। क्या कहा जाता है, इसको कहेंगे छेदक रेखा, और इसको कहेंगे हम स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा का परिभाषा क्या होगा, क्योंकि यहाँ 10वां अध्याय 10 में हमको पढ़ना है ये चीज़। तो स्पर्श रेखा का परिभाषा ये हो जाएगा कि वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। तो ये तो हुआ स्पर्श रेखा, लेकिन यह जहाँ ये स्पर्श कर रहा है, जिस बिंदु को ये टच कर रहा है, तो मान लेते ये बिंदु P है और यहाँ हम A से खींचे थे, तो ये जो बिंदु P है जो कि स्पर्श किया है, तो इसको हम कहेंगे क्या चीज़, तो इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब ये स्पर्श बिंदु का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वह उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं। क्यों उभयनिष्ठ कहेंगे, क्योंकि ये बिंदु ऐसा होता है जो स्पर्श रेखा का भी है और यही बिंदु वृत्त का भी है, दोनों का वो बिंदु है। तो सीधा हम कहें तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को
स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो इस तरह से भी परिभाषा बोल सकता है कि क्या कहता है, स्पर्श रेखा के बिंदु और वृत्त के बिंदु जो दोनों एक जगह जो मिल रहा है अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु, उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। नहीं तो सिंपल कह सकते हैं कि वह बिंदु जो स्पर्श रेखा को टच करे, वृत्त का वह बिंदु जो स्पर्श रेखा को टच करे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सही में इसका परिभाषा वही होगा कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कह देंगे। छेदक रेखा की परिभाषा क्या बोलेगा, कहेंगे वह रेखा जो वृत्त के किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए। वह रेखा जो वृत्त के किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए तो उसको कहेंगे छेदक रेखा, और ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। अगर बात करें एक वृत्त में कि कितने स्पर्श रेखा होगा, अगर उसी तरह एक बात करें कि एक वृत्त में कितने छेदक रेखा होगा, तो ये दोनों को अब समझते हैं। जैसे ये मान लेते एक वृत्त हुआ, अब हम ये प्रयास करते हैं कि इसमें कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा क्या बोले, किसी एक बिंदु पर टच करते हुए जाएगा। अब आप ही सोचो, वृत्त जो बना है ये अनंत बिंदुओं को मिलाने से बना है, क्योंकि ढेर सारा बिंदु को आपस में मिला है तब वृत्त बना। और स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु को खाली टच करता है। तो अंदाजा करो जितना भी बिंदु है सबको टच करते हुए स्पर्श रेखा जा सकता है। अर्थात इस तरह से मान लो यहाँ टच किया, एक और खींचे, मान लो यहाँ टच किया, इस तरह से यहाँ टच किया, इस तरह से सोचते जाओ, इस तरह से चलते जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, ये बहुत जगह हो जाएगा। ये यानी वृत्त में जितना बिंदु है उतना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि एक वृत्त का जो है, वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाए कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कहेगा अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यहीं से एक थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ देता है कि अगर वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ हम बोल दिए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ऐसे कंडीशन बोलना आपको अनंत। लेकिन अगर किसी बाह्य बिंदु से कह दे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी बाह्य बिंदु से कह दे वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो उसका क्या उत्तर होगा। तो देखो, अगर कहे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, तो ये वृत्त है, मान लेते एक बाहरी बिंदु ये है आपका। अब यहाँ से हमसे पूछ दिया कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ से अगर खींचने का प्रयास करें इस तरह से, एक ये हुआ, अब एक इधर इस तरह से टच करते हुए जाएगा एक जगह, तो ये हुआ आपका स्पर्श रेखा। लेकिन सोचो, इसके अलावा अगर कुछ भी हम यहाँ से खींचे, कुछ भी यहाँ से खींचे, तो वो आपका स्पर्श नहीं कहलाएगा, वो तो आपका छेदक कहलाएगा। इस तरह से सोचो, इस तरह से जितना बीच से जाएगा ये सब के सब छेदक कहलाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता ये चल रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बात क्लियर होना चाहिए, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कहेगा अनंत खींच सकते हैं। लेकिन कहेगा किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कहेगा दो खींच सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशन बन गया। लेकिन फिर भी एक और कंडीशन आपको कह देगा, क्या कह देगा, कहेगा कि एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये पूछ देगा। तो इस कंडीशन को भी हम लोग समझते हैं कि कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
तो देखो ये आपका हो गया वृत्त। अब हम प्रयास करते हैं कि एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अगर एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये मान लो इस जगह टच किया, ठीक है, तो ये आपका स्पर्श रेखा हुआ। पैरेलल हम पूछ रहे हैं, समांतर। समांतर क्या होता है? अगर इसके अलावा कोई रेखा खींचे तो प्रत्येक दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, उसको समांतर कहेंगे। तो अगर इसके समांतर खींचे तो सोचो इस तरह से समांतर, यानी कभी कटना नहीं चाहिए एक दूसरे से। ये देखो हम ढेर सारा समांतर रेखा खींचे, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो स्पर्श रेखा कौन है? स्पर्श रेखा जैसे ये है, अब इसके समांतर जितना खींचे ये सब के सब आपका छेदक रेखा कहलाएगा, क्योंकि ये सब वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये सब जो है छेदक रेखा कहलाएगा। जबकि ये ऊपर वाला जो ये आपका स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि एक वृत्त पर केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा से संबंधित 3 बात हम निकाले अभी, और भी है क्योंकि यहाँ इस अध्याय में स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना भी है। तो क्या क्या निकाले? एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2 खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2 समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इतना चीज़ क्या निकला। अब इसी में एक थ्योरम भी आ जाता है कि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो वो खैर थ्योरम है, तो हम सिद्ध भी करेंगे कि कैसे बराबर होता है। तो आगे जो है, आगे देखते इसमें क्या होगा। तो इसमें हम लोग जो है वृत्त के बारे में देखें। अब वृत्त जो है अगर पूछ दिया जाए कि वृत्त किसी भी तल को कितने भागों में बांटता हो, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो वृत्त किसी भी तल को कितने भागों में बांटता हो, तो देखो अगर हम मान लो ये बोर्ड जो है आपका एक तल हो गया, समतल तल हो गया, तो इस बोर्ड पर हम ये वृत्त बनाए। अगर आपसे हम पूछे कि ये बोर्ड को जो है वृत्त कितने भागों में बांटा है, तो क्या कहेगा? तो अधिकांश विद्यार्थी का जवाब यही आता है कि 2 भाग, एक अंदर और एक बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी वृत्त जो है किसी भी तल को 3 भागों में बांटता है। अब वो तीसरा भाग क्या होगा? 2 भाग तो सबको पता है, ये हो गया आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, और ये हो गया आपका बाह्य भाग। तो इसको बहिर्भाग भी कहा जाता है। तो बहिर्भाग बोलो या बाह्य भाग, तो आंतरिक भाग, बाह्य भाग, 2 नाम हुआ। एक क्या है? अब सोचो ये जो वृत्त बना है, वृत्त जो बना है, ये भी वृत्त तो इसी तल पर है ना। आखिर इसी तल का कुछ न कुछ हिस्सा लिया है ना। सोचो इसी तल का कुछ न कुछ हिस्सा लिया है। ये जो भी इसका मोटाई होगा, चाहे जितना भी हो, उससे बहस नहीं है, तो जो भी इसका मोटाई होगा तो ये भी तो इसी तल का एक भाग है, तो ये भी तो एक भाग हुआ। तो इसलिए एक भाग जो होगा ये खुद वृत्त होगा, ये खुद वृत्त होगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक वृत्त किसी तल को कितने भागों में बांटता है, तो कहेगा 3 भाग। अगर नाम पूछे तो कहना आंतरिक भाग, बाह्य भाग और वृत्त, ये 3 भाग है। अब इस वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं, एक बार कैलकुलेशन कर लेते फटाफट कि क्या पढ़े, निष्कर्ष निकाल लेते। पहला पढ़े वृत्त, वृत्त क्या है। उसके बाद देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है। फिर देखिए वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा क्या है। फिर देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है। और उसके बाद चाप देखे, फिर लघु चाप, दीर्घ चाप, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड में भी लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड,
फिर देखें स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा से संबंधित ढेर सारा पॉइंट निकाले। उसके बाद फिर देखें एक छेदक रेखा। स्पर्श रेखा चूँकि यहाँ बोले इस अध्याय में स्पर्श रेखा के बारे में ही स्पेशल है, तो हम जो है फटाफट बोलते जाते हैं। यहाँ बगल में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो स्पर्श रेखा से संबंधित बाकी और भी गुण होता है, वो थ्योरम पढ़ेंगे तो उससे आपको स्पर्श रेखा का कुछ गुण निकलेगा। तो इसमें क्या हम लोग समझे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा एक वृत्त पर केवल एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा कैलकुलेशन का निकाले कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से। अगला देखें हम कि एक वृत्त पर जो है कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक वृत्त पर केवल 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि हम सब फिगर के साथ देखे भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।